पिछली वीडियो में हम द्विपक्षीय अवधारणा तक डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आगम पहचान अवधारणा से शुरू करेंगे और अपनी सारी अवधारणाओं को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आगम पहचान अवधारणा। हेडिंग डाल लो, आगम पहचान अवधारणा या संकल्पना। इंग्लिश में इसे रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आगम मतलब रेवेन्यू। अगर हमने किसी भी चीज़ को बेचा तो उसे बेचने से जो भी हमें कैश प्राप्त हुआ या जो भी हमें कैश प्राप्त होने की संभावनाएं हैं उसको हम आगम या रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। तो हम कब अपने खातों में इसको दर्ज करें, कब वो आगम हमारा कहलाएगा, ये हम इस आगम पहचान अवधारणा में डिस्कस करेंगे। इस संकल्पना के अनुसार आगम को, आगम मतलब रेवेन्यू, सपोज अगर हमने ये पेन 5 रुपये में बेचा तो 5 रुपये बेचने से जो 5 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं वो हमारी आगम है। तो इन 5 रुपये को खातों में कब दर्ज करना है? इस संकल्पना के अनुसार आगम को लेखा पुस्तकों में तब तक दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे वास्तविक रूप से प्राप्त ना हो जाए, यानी कि जब तक कि वो आगम हमें मिल ना जाए, वो प्राप्त ना हो जाए या फिर हमारा उस पर हक बन जाए, कानूनी रूप से हमारा उस पर हक बन जाए, यानी कि व्यवसाय का उस पर अधिकार ना हो जाए, तब तक हमें उसको लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं करना चाहिए। वास्तविक रूप से प्राप्त मतलब अगर हमने कैश में कोई सामान को बेचा, लेकिन हो सकता है हम उधार पर भी बेचें, तो जैसे ही हमने किसी वस्तु का हस्तांतरण किया, सामने वाले व्यक्ति को वस्तु बेची, तो वो पैसा प्राप्त करने का अधिकार हो गया, हमारा हक बन गया। तो ऐसी स्थिति में हम आगम को दर्ज कर सकते हैं। तो हमें कब दर्ज करना है? जब वो वास्तविक रूप से प्राप्त हो गया हो या फिर उस पर हमारा अधिकार हो गया हो। अब हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है दोबारा से कि आगम का मतलब क्या है। आगम का मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब वस्तुओं या सेवाओं को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि। जो जैसे मैंने कहा कि यदि हम इस पेन को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो अगर मुझे 5 रुपये प्राप्त होते हैं तो वो जो 5 रुपये है वो मेरा आगम कहलाता है। अगर हमने 10 पेन बेचे तो 50 रुपये मेरा आगम कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। आगम प्राप्त होने का मतलब उन वस्तुओं या सेवाओं को बेचने से जो हमें कैश प्राप्त हुआ, और अधिकार होने का मतलब उन वस्तुओं और सेवाओं को हमने बेच तो दिया है लेकिन हमने उसको कैश में नहीं बेचा, हमने उधार पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं या उधार पर वस्तुओं और सेवाओं को बेचा है, तो उस पर हमारा अधिकार बन गया। तो प्राप्त कब हो जाएंगी? जब उनको बेचते ही हमें कैश मिल जाएगा। अधिकार कब बन जाएगा? जब हमने वस्तुएं या सेवाएं प्रदान कर दी हैं लेकिन हमने उधार पर वो सारी ट्रांजैक्शन करी है। तो ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। अब लास्ट में समराइज करते हैं इस अवधारणा को। क्या मतलब है? आगम को मान्य कब माना जाएगा? जब हमने वस्तुएं बेच दी होंगी, सेवाएं प्रदान कर दी होंगी, चाहे हमने कैश में बेचा हो चाहे हमने उधार पर बेचा हो। कैश में वस्तुएं बेची तो कैश आ गया होगा, आगम प्राप्त हो गया, रिकॉर्ड कर लो। उधार पर वस्तुएं बेची हैं, उधार पर सेवाएं प्रदान करी हैं, लेकिन हमारा हक तो बन गया है। अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो हम कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं कि हमने इस व्यक्ति को ये वस्तु बेची है, इसलिए हमें ये पैसा मिलना चाहिए। तो उस पर हमारा या तो अधिकार हो जाए, यानी कि उधार हो चाहे कैश हो, लेकिन जैसे ही वस्तु और सेवाओं को हमने बेच दिया तो उस पर हमारा अधिकार बन गया, हमें खातों में उसे दर्ज कर लेना चाहिए। अगली अवधारणा की तरफ चलते हैं, मिलान की अवधारणा या मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये दो अवधारणाओं को मिलाकर बनेगा। दो अवधारणाएं कौन कौन सी? लागत की अवधारणा और आगम पहचान अवधारणा। देखिए, मिलान की अवधारणा, मैच करना, जैसे कि अभी मैंने पिछली अवधारणा में कहा कि यदि हमने इस पेन को बेचा और बेचने से हमें 5 रुपये प्राप्त हुए, तो क्या 5 रुपये हमारा प्रॉफिट है? नहीं, हमने इस पेन को 5 रुपये में बेचा है, हमने इसे कुछ तो लागत में खरीदा होगा। सपोज हमने इसे 2 रुपये में खरीदा, या फिर सपोज हमने इसे 3 रुपये में इस पेन को खरीदा। तो यदि हमने इसे 3 रुपये में खरीदा था और हमने इसे 5 रुपये में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया? 2 रुपये। तो हमने क्या किया? जो हमारी आगम है उसमें से हमने जब अपनी लागत को माइनस किया तो हमारे पास में प्रॉफिट आ गया। और किसी भी चीज़ का प्रॉफिट निकालने के लिए जिस ड्यूरेशन की आगम हो, उसी ड्यूरेशन की, उसी अवधि की लागत को लेना चाहिए, तभी हमारा सही लाभ या हानि आता है। तो मिलान मतलब मैच करना है। अगर तुम्हें सही लाभ या सही हानि चाहिए, यानी कि इस अवधारणा के अनुसार किसी लेखा अवधि में सही लाभ या हानि की गणना करने के लिए, सही लाभ या सही हानि को कैलकुलेट करने के लिए आगम का मिलान, रेवेन्यू का मिलान उसी अवधि की लागत से किया जाना चाहिए। अवधि मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें 2021-22 का रेवेन्यू या प्रॉफिट चाहिए और 2021-22 की हमें आगम देखनी होगी, 2021-22 का ही हमें लागत देखना होगा। कहने का मतलब लाभ निकालने के लिए
आगम में से लागत को घटाया जाएगा। मैंने कहा इस पेन को बेचने से 5 रुपये मिले, माइनस इसकी लागत थी 3 रुपये, तो 5 में से 3 गया तो 2 रुपये प्रॉफिट आया। जिस अवधि की आगम है 2020-21 का अगर आगम है, अप्रैल से 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, अगर हम देखना चाहते हैं कि इस ड्यूरेशन में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लाभ हुआ है, तो इसी ड्यूरेशन का तो आगम होना चाहिए। इस ड्यूरेशन में जो जो हमने माल बेचा है वही रेवेन्यू होना चाहिए और इसी ड्यूरेशन की हमारी लागत होनी चाहिए। तो जिस अवधि की आगम हो उसी अवधि की लागत हो, तभी हमारा उस अवधि का लाभ सही निकलेगा। चाहे हमने पेमेंट करी हो या ना करी हो, चाहे हमें वो पैसा मिला हो या ना मिला हो, हमारी लागत आई है लेकिन हमने उधार पर उस सामान खरीदा था, तब भी हमें उसे लागत की कैटेगरी में इंक्लूड करना है। तो मिलान, मैच, कैसे मैच करना है? जिस अवधि की आगम है उसी अवधि की लागत से उसका मिलान करना है, तभी सही लाभ हमारा पता चलेगा। क्लियर है? अगली अवधारणा की तरफ चलते हैं। पूर्ण प्रकटीकरण, पूर्ण प्रस्तुतिकरण या फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। पूर्ण प्रकटीकरण संकल्पना, पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा क्या कहती है? संकल्पना पूर्ण प्रकटीकरण, पूर्ण प्रस्तुतिकरण, सही तरीके से इंफॉर्मेशन को पेश करना, प्रस्तुत करना। यानी कि इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन से जुड़े, वित्तीय प्रदर्शन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैसा व्यवसायिक संगठन काम कर रहा है, क्या उसकी एसेट्स हैं, क्या उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या उसके प्रॉफिट हैं, क्या उसके लॉस हैं। तो इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन से जुड़े सभी सारपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, डिटेल्ड और आवश्यक तथ्य, आवश्यक मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, सामने वाले के निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे सारपूर्ण और आवश्यक तथ्यों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में किया जाना चाहिए। जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी चीज़ें रेलेवेंट हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, उन सभी इन्फॉर्मेशंस को, उन सभी सूचनाओं को हमें वित्तीय विवरणों में दिखाना चाहिए, दर्शाना चाहिए। उन सभी सूचनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। अब किसको हम आवश्यक कहेंगे, कौन सी इन्फॉर्मेशन को आवश्यक आ जाएगा? उन सभी सूचनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए जो निर्णय लेने में उपयोगकर्ता की मदद करती हैं। तो कौन सी सूचनाएं आवश्यक हैं, कौन सी सूचनाएं इंपॉर्टेंट हैं? जो कि यूज़र के, उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अगर ये संगठन कितना प्रॉफिट कमा रही है मुझे पता चलेगा, तभी तो एज एन इन्वेस्टर मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊंगी। अगर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो क्या हम उस कंपनी में पैसा लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे। अगर हम उस कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि ये कंपनी पिछले 5 साल से कैसे ग्रो कर रही है, क्या ये ऊपर की ओर बढ़ रही है कंपनी, या इसके सेल्स जो है वो घटती चली जा रही है। तो ये सब चीज़ें हर उपयोगकर्ता को ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। तो जो भी सारपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि डिसीजन को प्रभावित करती हैं, उन सभी इन्फॉर्मेशंस को दर्शाना चाहिए। इसके लिए जो वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनमें फुट नोट बनाया जाता है। फुट मतलब पैर, स्टेटमेंट के नीचे लास्ट में नोट्स लिखे जाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, खातों से संबंधित रिलेटेड कोई नोट्स होते हैं वो दर्शाए जाते हैं। और कोई कमेंट्स हैं, कोई टिप्पणियां हैं लेखाकार की, अकाउंटेंट बताना चाहता है कि यहाँ पर अगर हमने ये चीज़ ली है तो क्यों ली है, वो सारे कमेंट्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी नीचे प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो पूर्ण प्रस्तुतिकरण क्या कहता है? पूर्ण रूप से चीज़ों को प्रस्तुत करो, पेश करो। जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सारपूर्ण है, सभी इन्फॉर्मेशंस को दिखाओ। नेक्स्ट, अगली अवधारणा हमारी समरूपता या समानुरूपता की संकल्पना। एक रूपता भी बोलते हैं, समरूपता भी बोलते हैं, समानुरूपता भी बोलते हैं। क्या मतलब होता है? सम अनुरूप, एक जैसा। यानी कि इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन सूचनाएं इस तरीके से लिखी जानी चाहिए जिससे कि एक वर्ष के खातों की तुलना दूसरे वर्ष से आसानी से की जा सके और एक संगठन के खातों की तुलना दूसरे संगठन से आसानी से की जा सके। आपको याद होगा हमने लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं वाली वीडियो करी थी जब, तो उसमें था तुलनीयता या तुलनात्मकता, यानी कि खातों को ऐसे तैयार किया जाए कि एक वर्ष की तुलना दूसरे वर्ष से हम आसानी से कर सकें और एक कंपनी के खातों की तुलना दूसरी कंपनी से कर सकें। इनफैक्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे मानक निर्धारित किए जाते हैं जिससे कि एक देश की कंपनी के खातों की तुलना दूसरे देश की कंपनी के खातों की तुलना से भी की जा सके। तो इसलिए समानुरूपता मतलब ऐसे बनाओ जिससे कि आसानी से एक वर्ष के खातों की तुलना दूसरे वर्ष से कर सको, एक संगठन के खातों की तुलना दूसरे संगठन से कर सको। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? साल दर साल एक जैसी नीतियों का इस्तेमाल करना चाहिए
जब तक ज़रूरी ना हो तब तक जल्दी जल्दी अपनी नीतियों में, अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बेवजह चेंजेस नहीं करने चाहिए बार बार। ये जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इसे नोट करते रहो साथ साथ। अभी अगली वीडियो में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको पहचाननी होगी कौन सी संकल्पना कौन सी है। नेक्स्ट अवधारणा, अगली संकल्पना हमारी रूढ़िवादिता की संकल्पना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या होता है? पुराने विचार, पुराने ख्यालात। पुराने ख्यालों का मतलब क्या है यहाँ पर? इस संकल्पना के अनुसार समस्त लाभों का लेखा, लेखा मतलब रिकॉर्ड करना, समस्त लाभों का लेखा पुस्तकों में, जो हमारी अकाउंटिंग बुक्स हैं, किताबें हैं, उनमें हमें तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अर्जित ना हो। अर्जित होने का मतलब है जब तक कि वो हमें प्राप्त ना हो गई हो। लेकिन अगर किसी हानि के बारे में हमें दूर से भी कोई संभावना पता चल जाए, अगर हमें पता चल गया कि ऐसा हो सकता है, हमें हो सकता है 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो अगर हमें दूर से भी किसी हानि के बारे में आभास हो रहा है तो हमें उसके लिए फटाफट अपनी पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में प्रावधान कर लेने चाहिए। इसे सावधानी से खेलने की नीति भी कहा जाता है, विवेकशीलता की नीति भी कहा जाता है, सूझबूझ की नीति भी कहा जाता है। जैसे बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी ने कहा कि अरे मेरी लॉटरी लगने वाली है तो तुम फटाफट खूब सारे खर्चे करने शुरू कर दो। ओहो मेरी तो लॉटरी लगने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे आएंगे, और हम बेवजह के खर्चे शुरू कर दें, और अगर लॉटरी नहीं लगी तो आगे चीज़ें संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन अगर हमें पता चल रहा है कि इन फ्यूचर हमारे ऊपर 50,000 60,000 रुपये का एक खर्चा आने वाला है, या फिर आपने देखा होगा घर में अगर हम कोई इनकम होती है हमारी, तो उस इनकम में से हम कुछ पोर्शन ऐसा बचा के रखते हैं कि भाई कोई बीमारी हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें उस पैसे की आवश्यकता होगी। तो वो रूढ़िवादिता की परंपरा है कि समस्याओं के लिए पैसे बचा कर रखना। क्या फ़ायदा होगा उससे? अगर वो समस्या नहीं आएगी तो वो पैसे कहीं गए तो है नहीं, हमारे ही पास रहेंगे, आगे भी चल के हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूढ़िवादिता की परंपरा क्या कहती है? कोई प्रॉफिट का अगर पता चले तो उसको तब तक दर्ज नहीं करो जब तक कि वो वास्तव में मिल ना जाए। लेकिन अगर किसी हानि के बारे में, किसी लॉस के बारे में दूर से भी पता चल रहा है तो उसको फटाफट दर्ज कर लो। यानी कि प्रॉफिट को तब तक दर्ज नहीं करना जब तक कि वो वास्तव में अर्जित ना हो जाए, लाभों को तब तक दर्ज नहीं करना जब तक कि वो वास्तव में अर्जित ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए, मिल ना जाए, या उस पर हमारा हक ना हो जाए। लेकिन हानि के बारे में अगर दूर से भी पता चल जाए तो फटाफट उसके लिए हमें प्रावधान कर लेने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, सारता की संकल्पना, ये पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना का ही और एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि पूर्ण प्रस्तुतिकरण में बोलता है सभी चीज़ें जो कि सारपूर्ण है, आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है, उन सबको दर्ज करो। अब सारता की संकल्पना क्या कहती है उसको? कि लेखांकन करते समय केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दो। आपको कहा गया है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है पूर्ण प्रकटीकरण में, डेफिनेटली आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सामने वाले के निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। तो पूर्ण प्रस्तुतिकरण तो करना है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन बहुत माइन्यूट डिटेल्स पर आपको नहीं जाना है। जैसे कि कुछ बातें महत्वपूर्ण नहीं है तो उन्हें हम ना लिखें। जैसे कि हमने कहा स्टेशनरी, हम किसी को बता सकते हैं कि हमने 500 रुपये स्टेशनरी पर खर्च किए, लेकिन हमने उसमें से कितने पेन खरीदे, कितनी पेंसिल खरीदी, वो कौन से ब्रांड के पेन थे, कौन सी ब्रांड की पेंसिल्स थी, एक एक पेंसिल की कीमत कितनी थी, एक पेंसिल कितने दिन चली। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशंस को हमें लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे सामने वाले का निर्णय प्रभावित नहीं होगा। तो लेखांकन पुस्तकों में लेखांकन करते समय केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना है, केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना है सारता की संकल्पना। अगर कुछ बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं तो उन्हें दर्ज नहीं करना है। कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती हैं? जो सामने वाले के निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। सामने वाला कौन? प्रयोगकर्ता, यूजर। आखिरी संकल्पना, वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव। जैसे कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपका होने वाला है, या एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस होती हैं ABCD। अगर उसमें ए आंसर है तो कोई भी उसको चेक करेगा, कंप्यूटर भी उसको चेक करेगा, तो उतने ही मार्क्स आएंगे। यानी कि वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पर्सनल आग्रह से, बायस से, पक्षपात से मुक्त है। तो उसी तरीके से जो लेखांकन सूचनाएं हैं वो भी ऐसी होनी चाहिए जो कि किसी के भी, स्वामी के, मैनेजर्स के, प्रबंधकों के, इन सभी के पूर्वाग्रहों से मुक्त हों,
पक्षपात से मुक्त हूँ। पूर्वाग्रह का मतलब है मालिक सोचे मेरे फेवर में, मेरे हिसाब से खाते बन जाए, प्रॉफिट कम दिखा दो जिससे कि मेरे को कम टैक्स देना पड़े, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर स्वामी ने बनाया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ए ने बनाया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बी ने बनाया है, कोई भी उसको बनाए तो प्रॉफिट उतना ही निकल कर सामने आए तो वो इन्फॉर्मेशन वस्तुनिष्ठ कहलाएगी, ऑब्जेक्टिव कहलाएगी। लेकिन अगर उन खातों को तुम तैयार कर रहे हो तो कुछ और प्रॉफिट आ रहा है, हम तैयार कर रहे हैं तो कुछ और प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब है उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात किया गया है। तो इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं प्रदान करते समय कभी भी पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। कौन करेगा पक्षपात? हमेशा स्वामी सोचेगा अपने फेवर की बात उनमें लिखवाने की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी सारी अवधारणाएं कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इन संकल्पनाओं से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तब तक ये सारी संकल्पनाएं रिवाइज कर लो अच्छे से और फिर देखो एमसीक्यू में से कितने क्वेश्चंस के आप आंसर्स दे पाते हो। थैंक यू।